हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयन रिवॉल्यूशन। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे आयन रिवॉल्यूशन की टीम में कौन कौन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे लोग, विष्णु श्रीमल सर ये एक्स एलन फैकल्टी हैं, इनको 8 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 8-10 सालों से ये पढ़ा रहे हैं और ये काफी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों। राज गौतम सर ये फिजिक्स के फैकल्टी हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम करा है, अनअकैडमी में काम करा है, साथ साथ वेलोसिटी गुरुकुल में भी इन्होंने काम करा है। इन्हें भी 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। रजनीश चौधरी सर ये आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इन्होंने बंसल में काम करा है, अनअकैडमी में भी काम करा है और ये जो है ये भी बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। साथ साथ में ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये सारे के सारे IITians है, बहुत ही बेहतरीन हमारे आईएनए की टीम है। शुभम सर भी आने वाले कुछ समय में आपके साथ जुड़ जाएंगे। एंड माई सेल्फ मयूरी कश्यप, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है और मुझे मास्टर्स में गोल्ड मेडल भी मिला है। साथ साथ में मैंने 10th क्लास में जब मैं थी तो मुझे जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है बाय APJ अब्दुल कलाम। तो बच्चों मैंने अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे भी काम किया है, बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्टेड भी थे। तो ये हमारी टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है। तो जितना ज्यादा हो बच्चों हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सो ये है हमारी टीम और हम लोग आ जाते हैं अब अपने चैप्टर पे। जल्दी से हम इसे डार्क मोड में कर लेते हैं बच्चे लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, ये आपस में मिलकर के किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, नर्वस सिस्टम किस तरह से मैसेजेस ट्रांसमिट करता है और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक सिग्नल पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, वही आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आज हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल क्या है। So as you know, the functions of the organ या organ system in our body, हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन का क्या फंक्शन है। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े हैं। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन का बना है। तो ऑर्गन सिस्टम कब फंक्शन करता है, जब सारे के सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, तो हमने वहां पे डिटेल में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो जो ऑर्गन्स आ रहे थे, हर ऑर्गन्स का अपना एक फंक्शन था एंड सारे के सारे ऑर्गन जब फंक्शन कर रहे थे तो सारे के सारे ऑर्गन को मिला करके हम क्या बोल रहे थे, ऑर्गन सिस्टम विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा था। सो बेसिकली the functions of the organ and organ system in our body must be coordinated, मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, coordinated फंक्शन होता है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारा बॉडी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते, अपने इंटरनल आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन रख पाते हैं। तो दैट एबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर या कंसंट्रेशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर बैलेंस, साथ साथ में ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये सारा जो कैपेसिटी जिसमें भी होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, होम्योस्टेसिस। तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन के पास ये एबिलिटी है कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। सो दैट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। नाउ अनदर टर्म जो हमारे चैप्टर के नाम में ही दिया है दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन, एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्स द फंक्शन ऑफ वन अनदर, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था
अब क्या होता, जरा सोचो, फूड हमने माउथ के थ्रू लिया एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, हमने पढ़ा था। अब अगर माउथ के थ्रू आपने फूड ले लिया, अगर ईसोफेगस ना हो, ईसोफेगस ना हो तो क्या स्टमक तक फूड पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, है ना। सो यहां फूड स्टमक तक पहुंचाने के लिए ईसोफेगस का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस के वॉल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहां हर ऑर्गन के अपने अपने एक फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक में क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अगर हम माउथ में बात करें, सेलिवरी अमाइलेज पार्शियल डाइजेशन करता है सलाइवा का। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है। तो हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है और वो एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। सो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू two or more organ interact and complement the function of one another। एक दूसरे के functions को क्या करते हैं? complement करते हैं। For example, when we do physical exercises, अगर हम कोई physical exercise कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान क्या होता है? हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। ऑफकोर्स हमारे बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो हमारे बॉडी को चाहिए ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, वो कैसे मिलता है? तो आप ब्रीदिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन लेते हो, तो उस दौरान हमारा कौन सा ऑर्गन काम करता है? ऑर्गन सिस्टम, बेसिकली रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है ना। उसमें अलग अलग ऑर्गन्स फंक्शंस करते हैं। एंड देन फिर जो फूड डाइजेशन प्रोसेस से हमने लिया हुआ है, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो उस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड पे जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो एक्ट करता है, तोड़ता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है। सो उस एनर्जी का फिर हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। सो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। तो ऑक्सीजन का सप्लाई, क्योंकि डिमांड ज्यादा है हमारे बॉडी में एनर्जी का, तो एनर्जी का डिमांड ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का जो ब्रीदिंग प्रोसेस से हम ऑक्सीजन के लेवल को क्या करते? बढ़ा लेते, फास्ट ब्रीदिंग करते। सो द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ क्या? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके दौरान आपको एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा हो जा रहा है। हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा, अगर रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होगा हार्ट बीट रेट ज्यादा हो जाएगा। एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड में जो आरबीसी होता है, यही तो किसका ट्रांसपोर्ट कराता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है विया ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का भी क्या हो जाता है? रेट जो होता है फ्लो का, वो बढ़ जाता है। नाउ व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज आप रोकते हो, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस। फिर अपने आप जैसे ही आपने एक्सरसाइज रोका, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शंस कर रहे हैं। सो दस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग क्या? नेक्स्ट देखते हैं। So this is basically called क्या बच्चों? कोऑर्डिनेशन। So यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? While performing physical exercise in our body, the neural system, हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, जैसे देखिए होता क्या है बच्चों कि कम्युनिकेशन के लिए, जिस तरह कम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज करते? टेलीफोन्स का बेसिकली यूज करते। पहले के जमाने में किसका वो आता था ना, बेस फोन, उसका यूज होता था। तो अगर आपको किसी अदर पर्सन जो आपसे बहुत दूर रह रहा है उससे कम्युनिकेट करना है तो कैसे करोगे भाई? फोन, है ना। तो सिंपली हमारे बॉडी में एक ऑर्गन यहाँ लोकेटेड है, एक ऑर्गन यहाँ लोकेटेड है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक अगर मैसेज भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा? तो हमारे बॉडी में जो कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करता है वो दो सिस्टम्स होते हैं। एक
न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का काम होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना। जैसे तुरंत अगर आपको मैसेज भेजना है तो हम किसका यूज करते हैं, जैसे इन जनरल डेली लाइफ में फोन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़े टाइम मतलब बहुत लंबे समय देर से भी मैसेज आए तो कोई दिक्कत नहीं है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो आप फोन से नहीं भेज सकते, सेंड नहीं कर सकते, मतलब मैसेज नहीं है, जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सामान चाहिए तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे, उसको कुरियर करोगे या कुछ इस तरह का सिस्टम। तो उसी तरह हमारे बॉडी में दो तरह के सिस्टम है, एक कुरियर सिस्टम दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन विच मींस इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि थोड़ा लेट क्या करता है, पहुंचता है, केमिकल्स के रूप में मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। एंड दूसरा सिस्टम इज न्यूरल सिस्टम, जो तुरंत क्विक, जो फोन का काम करता है, बेसिकली क्विक मैसेज का ट्रांसमिशन करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, ठीक है। जॉइंटली कोऑर्डिनेट, ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन, और ऑर्गन के सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ताकि ये एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में, एक अच्छे मैनर में हमारा बॉडी जो है वो फंक्शन कर सके, ठीक है। So the neural system provide an organized network of point-to-point connection for a quick coordination। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो न्यूरल सिस्टम है वो क्विक मैसेज का ट्रांसमिशन करता है। तो यहाँ जो न्यूरल सिस्टम है ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। पॉइंट टू पॉइंट क्या है, कनेक्टेड है हमारे बॉडी में, ताकि एकदम तुरंत में मैसेज का क्या हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए। सो द इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन। इंडोक्राइन सिस्टम केमिकल, बेसिकली इसे केमिकल मैसेंजर बोला जाता है, ये हॉर्मोन्स के थ्रू क्या करता है, मैसेज को पहुंचाता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें न्यूरल सिस्टम पढ़ना है, और इसके बाद जो आखिरी चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। So, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction across a synapse and the physiology of reflex action, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। तो आई होप बच्चों आपको जो चैप्टर का टाइटल है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अब समझते हैं व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में वैसा सिस्टम जो मैसेज को क्विकली ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह, सो दैट इज कॉल्ड न्यूरल सिस्टम। तो लेट्स सी, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, Neural system of all animal is composed of highly specialized cell, जिन्हें बोला जाता है न्यूरॉन। बेसिकली न्यूरल सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज न्यूरॉन। यहां पे हम लिखेंगे इस पॉइंट को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या बच्चे लोग, ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब बेसिकली यही न्यूरॉन है जो मैसेज का ट्रांसमिशन करता है, इसीलिए इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है कि जो भी स्टिमुलस मिल रहा है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो स्टिमुलाई, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको मिलता है उसके अगेंस्ट उसको डिटेक्ट करना, उसको पहचानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ जल गया, तो किस चीज से जला, कैसे जला, ठीक है, किस तरह से आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिला कि भाई हमारा हाथ जल गया है। सो ये सारा कुछ मैसेज को ट्रांसमिट करना, डिटेक्ट करना, रिसीव करने का काम किसका होता है, न्यूरॉन का होता है। दैट्स व्हाई न्यूरॉन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नाउ द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। देखो बच्चों, होता क्या है कि
जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है जिनमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, क्योंकि हमारे में जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर लोअर एनिमल्स में बात करें तो उनमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है। तो उन केसेस में आपको ये न्यूरल का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल देखने को मिलेगा। सो द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा में बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। किसका बना है, न्यूरॉन। न्यूरॉन इस तरह से होता है बच्चे लोग, जब आप लोग सेल पढ़ोगे या सेल पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाता है कि ये जो सेल है तो जो न्यूरॉन है कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर रहता है, ब्रांच रहता है, लंबा रहता है, ठीक है। इस तरह से एक्सॉन इस तरह से प्रेजेंट रहता है। आगे हालांकि हमें स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है दिस पोर्शन सेल में हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो सेल है इसका शेप कैसा है, ये काफी लॉन्ग है, साथ साथ में कैसा है, ब्रांच्ड है। रीजन क्या है कि हमारे बॉडी में लंबी लंबी जगहों तक ट्रेवल करके इसको मैसेज का ट्रांसमिशन कराना है। ब्रांच है, एक बार में बहुत सारे मैसेज बहुत सारे बॉडी सिस्टम में क्विक पहुंचा देगा, ट्रांसफर कर देगा। सो बेसिकली इसी वजह से इसका बॉडी इस तरह से डिजाइन किया गया, इस सेल का शेप ऐसा होता है। एंड दैट्स वाई पूरा का पूरा जो न्यूरल सिस्टम है न्यूरॉन का ही बना है। एंड इसीलिए न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि मैसेज का ट्रांसमिशन तो यही करता है, मैसेज को डिटेक्ट करना, मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम किसका है, न्यूरॉन का ही है। नाउ अनदर हाइड्रा की बात कर रहे थे, ये तो खैर बात हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर। हाइड्रा की बात करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। The neural system is better organized in insects. किसमें, where brain is present along with a number of ganglia. गैंग्लिया बेसिकली बोला जाता है ब्रेन का मेन न्यूरॉन बॉडी होता है। एंड न्यूरल टिश्यूज, द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, और सबसे ज्यादा डेवलप जिनमें होता है दैट इज वर्टिब्रेट्स। सो हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूरल सिस्टम ज्यादा डेवलप होता जाएगा। तो बच्चों अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो लेट्स डिस्कस ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है। अब इसका फंक्शन क्या है तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए, लेकिन ये फंक्शन करता कैसे है ये अब हमें देखना है कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या होता है, कितना कौन कौन से सिस्टम है इसके अंदर और ये कैसे फंक्शन करता है। तो द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहली चीज तो न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर। कौन कौन से, तो पहला जो आप देख रहे हो दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड सीएनएस, और दूसरा हो जाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दैट इज पीएनएस। 2 तरह के न्यूरल सिस्टम होते हैं, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS इंक्लूड दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यहीं पे हम लिखते जाएंगे क्या क्या आ जाता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं बच्चों ये। सो द CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। दी PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो कंप्राइजेस ऑफ ऑल दी नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स जुड़े हुए हैं उन नर्व्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो द नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। एफरेंट, ए फॉर क्या हो जाता है, आ जाओ, ई फॉर चले जाओ, ऐसा नहीं होता बच्चों। एफरेंट फाइबर क्या करता है, रिसीव करता है, और इफरेंट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, भेज देता है, सेंड कर देता है। सो बेसिकली एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर पूछा जाएगा ये क्या है, तो बच्चों दीज आर नर्व फाइबर जो कि जुड़े हुए होते, कनेक्टेड होते ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, दो की CNS का पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया अभी थोड़ी देर पहले कि न्यूरल सिस्टम में हर एक जो पार्ट है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। ऐसा नहीं कि एक ने काम करा एक सोया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, दोनों के दोनों फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अगर फंक्शन कर रहा है तो उसके लिए PNS
कि नर्व फाइबर का होना भी जरूरी है, क्योंकि यही सिग्नल्स भेजेगा तभी ये फंक्शन करेंगे. सो दैट इज अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. नाउ जो एफरेंट नर्व फाइबर है ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस. जैसे जरा समझो इसको, हुआ क्या, आपको कहीं चोट लगा, या जस्ट इमेजिन आप खाना कुकिंग कर रहे हो और गर्म तेल आपके हाथ पे गिर गया. गर्म तेल हाथ पे गिरा तो ये आपको पता कैसे चला, तो ये गर्म तेल आपके हाथ पे गिरा है, ये मैसेज तुरंत लेके जाता है कौन, एफरेंट नर्व फाइबर, और तुरंत सिग्नल भेजता है और उसके बदले में आप हाथ हटाते हो. ये रिस्पॉन्स किसके वजह से आता है, इफरेंट फाइबर के वजह से. सो बेसिकली एफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स को कहां, फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस. किसको भेजेगा, सीएनएस, जो कि कनेक्टेड किससे है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके पार्ट है. नाउ टू दी कंसर्न इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स, मतलब जो भी आपको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है वो कौन देगा, इफरेंट फाइबर, फ्रॉम दी सीएनएस, मतलब सीएनएस ने एनालाइज करा, सीएनएस विच मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने एनालाइज करा, जो भी उसके बदले में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा आपका बॉडी वो यही भेजता है. किसको भेजेगा, इफरेंट फाइबर को, और ये आपके बॉडी या ऑर्गन या टिश्यूज तक लेके जाएगा उस मैसेज को. सो बेसिकली फिर से समझिए क्या हुआ, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, आर्ट्रियोल बोल रही हूं मैं, एफरेंट नर्व फाइबर, इसने क्या करा, इसने मैसेज लिया, किससे लिया, तो टिश्यू या ऑर्गन से, टिश्यू बोलिए ऑर्गन बोलिए, इससे मैसेज लिया, मैसेज लेकर के इसने किसको दे दिया, सीएनएस को. अब ये सीएनएस इसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद जो भी रिस्पांस प्रोड्यूस करता है आपका बॉडी, ये सीएनएस एनालाइज करके किसको दे देता है, इफरेंट नर्व फाइबर को, इफरेंट नर्व फाइबर को. और ये जो इफरेंट नर्व फाइबर है ये फिर आपके टिश्यूज या ऑर्गन को मैसेज भेज देगा कि भाई आपको ये काम करना है. तो आप अपना हैंड अगर हटाते हो तो किस वजह से, ड्यू टू सीएनएस. सो बेसिकली इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो एफरेंट और इफरेंट ये किस में आ जा रहे हैं, ये आ जा रहे हैं पीएनएस में, और ये किस में आ जा रहा है, सीएनएस में. सो ये सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा बच्चे लोग, The PNS is divided into two divisions. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड होता है. कौन कौन सा, कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. मतलब हम बोलते हैं ना SNS यानी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और ANS यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. सो द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज, रिले का मतलब समझते हो, रिले रेस, आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिले रेस खेला होगा. क्या होता है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, मान लो ये सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहीं पे पहुंचना है, और इसमें एक यहाँ पे बंदा खड़ा है, एक यहाँ पे बंदा खड़ा है, एक यहाँ पे बंदा खड़ा है. इसने कुछ स्टिक वगैरह दिया जाता है, रिले स्टिक, ये एक यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ये दौड़ता दौड़ता आया, इसने इसको स्टिक दे दिया, फिर ये भागता भागता यहाँ आया, इसने इसको दे दिया, फिर ये भागता भागता यहाँ पे गया, इसने इसको दे दिया, और फाइनली ये रेस को कंप्लीट कर देता है. दैट इज रिले रेस, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. क्या हो रहा है, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, रिलेज इंपल्स क्या करता है, रिले करता है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से फ्रॉम दी सीएनएस, किससे, सीएनएस से, टू स्केलेटन मसल्स, जो कि जिनको रिस्पांस प्रोड्यूस करना है. व्हाइल द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम दी सीएनएस टू दी इनवॉलेंट्री ऑर्गन, मतलब वैसे ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड स्मूथ मसल्स ऑफ दी बॉडी. यानी स्केलेटन मसल्स को सिग्नल भेजने का काम बेसिकली कौन कर रहा है, सोमैटिक, और इनवॉलेंट्री मसल्स को कौन कर रहा है, ऑटोनोमिक. सो द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. इनमें क्या है, डिवाइडेड है. सो लेट्स डिस्कस. पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चे लोग. पहले ही मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए कि न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना. न्यूरॉन क्या, नॉट लाइफ, न्यूरल सिस्टम. न्यूरॉन को क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि
जो न्यूरल सिस्टम है वो बना स्ट्रक्चरली न्यूरॉन का ही है, और फंक्शन भी न्यूरल सिस्टम में कौन कर रहा है, न्यूरॉन ही कर रहा है। सो इसके रीजंस पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है सेल बॉडी, ठीक है, जो मैंने आपको इस तरह से बना के बताए थे, तो रफ स्ट्रक्चर बनाया था, हालांकि आगे स्ट्रक्चर भी है। इसके बाद इसके जो ब्रांचेज इस तरह से निकले हुए थे, दैट इज डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो ब्रांचेज, ये वाले नहीं, ये वाला तो एक्सॉन हो जाएगा आगे, ये जो ब्रांचेज इसके निकले होते हैं दैट इज डेंड्राइट्स, ये रिसीव करता है मैसेज को, एंड हियर इज एक्सॉन, ये जो मैंने बनाया था दिस इज एक्सॉन, ठीक। तो 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज लेगा, यहां भेजेगा, यहां से एक्सॉन को भेजेगा, और एक्सॉन फिर दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा। सो द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, ये सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल। जैसा कि आपको बच्चों पता है, एक सेल के अंदर आपको क्या मिलता है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स अगर यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, ये सारा स्ट्रक्चर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। एनिमल है तो वैक्यूल कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, छोटा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, स्कैटर्ड मिलेगा इफ प्रेजेंट। So cytoplasm with typical cell organelle and certain granular bodies, granular bodies मतलब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, राइबोसोम की ग्रैनुअल्स लगे हुए तो ग्रैनुलर बॉडी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और यहां पे जो अगर बात करें तो सर्टेन, इसमें पर्टिकुलर न्यूरॉन में बात करें तो होता है निजल्स ग्रैनुअल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ग्रैनुअल होता है, निजल ग्रैनुअल्स, ठीक है। Short fibers which branch rapidly and project out of the cell body, सेल बॉडी से बाहर जो छोटा सा ब्रांच निकला हुआ रहता है, बड़े सारे इसके ब्रांचेस होते हैं। ऑल्सो कंटेंट, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, निजल्स ग्रैनुअल्स मिलेगा, एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और इसे ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। These fiber transmit impulse toward the cell body, ये बॉडी मैसेज को रिसीव करता है, इंपल्स को रिसीव करता है और सेल बॉडी को भेजता है, और सेल बॉडी एक्सॉन को भेजेगा। सो द एक्सॉन इज अलोंग। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते ही, यहां देखिए, यहाँ पे इमेज भी क्लियर दिया हुआ है। सो नाउ देखिएगा, द डिस्टल एंड विच इज ब्रांच, अगर आप देखो, वेट अ मिनट, हाँ, so the distal end of which is branch, each branch terminate as a bulb like structure called synaptic knob। अगर आप यहां पे देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको इमेज दिखे। ये जो ब्रांच है, अगर आप यहां देख पा रहे हो, थोड़ा सा देखिएगा, इस ब्रांच को ध्यान से देखिएगा, तो ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है एंड करता है इसका हर एक ब्रांच, तो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर में एंड करता है, एंड दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं बच्चों, सिनेप्टिक नॉब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे देखेंगे ये कैसे फंक्शन करता है। तो आ जाते हैं फिर वापस से आ जाते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब देख रहे थे, तो वो हमने इमेज में देख लिया। विच पोजेसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, कंटेनिंग केमिकल दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे मेमोरी पावर को या किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग करके रखना, हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराने का काम किसका होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का ही। क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन करना, न्यूरो का मतलब नर्व, तो नर्व में जो बेसिकली ट्रांसमिट कराता है मैसेजेस को, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है ना। सो द एक्सॉन मतलब सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कराता है। नाउ द एक्सॉन ट्रांसमिट क्या, नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करता है, नर्व इंपल्स को, जैसे अब क्या किया, ये जो बेचारा डेंड्राइट है इसने मैसेज लिया, और होता नहीं है कि भाई एक इंफॉर्मेशन मिला है जो कि डेंड्राइट्स ने सेल बॉडी को दिया और बोला भाई किसी को बताना मत, सेल बॉडी ने कुछ सोचा नहीं, उसने बता दिया एक्सॉन को। अब एक्सॉन क्या करता है, इस मैसेज को और दूर तक ले जाता है, फैला देता है सब जगह, ठीक है। सिनेप्टिक नर्व था ही, दूसरे न्यूरॉन को दे दिया, फिर दूसरे वाले ने से भी रहा नहीं गया, उसने तीसरे वाले को दे दिया, ठीक है। जब तक कि वो घूम फिर के उसी के पास ना पहुंच जाए
तब तक वो मैसेज ट्रांसमिट होते रहता है। सो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है कि द एक्सॉन जो है वो क्या करता है, नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Based on the number of axon and dendrites, the neuron are divided into 3 types। मतलब कितने एक्सॉन हैं, एक्सॉन के नंबर कितने हैं, डेंड्राइट्स के नंबर कितने हैं, इस पे इन बेसिस पे न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। न्यूरॉन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स में। कौन कौन से, दैट इज मल्टीपोलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो विथ 1 एक्सॉन जिसमें 1 एक्सॉन होगा और 2 और मोर डेंड्राइट्स होंगे, 2 और मोर डेंड्राइट्स होंगे, फाउंड इन दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये कहां प्रेजेंट होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। याद रखना बच्चे लोग, यहां पे मैं लिख दे रही हूं मल्टीपोलर, मल्टीपोलर विच मीन 1 एक्सॉन और मेनी डेंड्रॉन। मेनी क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, डेंड्रॉन, और ब्रैकेट में लिख लेना ये कहां मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अलग से पॉइंट ये सारे मेंशन करते रहेंगे। इसके बाद बाइपोलर, बाई मतलब 2, विथ 1 एक्सॉन और 2 डेंड्राइट्स, तो हम यहीं पे लिख देते हैं बच्चे लोग बाइपोलर। बाइपोलर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 एक्सॉन है, 1 एक्सॉन है और डेंड्राइट्स कितने हैं, 2 डेंड्राइट्स है, 2 डेंड्राइट्स है। ठीक, ऐसा कहां देखने को मिलता है, तो फाउंड इन दी रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई में, कहा, आई के रेटिना में, रेटिना ऑफ आई। ठीक है, एंड यूनिपोलर तो समझ गए होगे, सेल बॉडी जिसमें 1 एक्सॉन और 1 डेंड्रॉन, ओनली सॉरी विथ 1 एक्सॉन ओनली, डेंड्राइट्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, इसको भी लिख लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको यहां पे मैं लिखवाई दे रही हूं। यूनिपोलर, यूनिपोलर ये आपको, यूनिपोलर तो यूनिपोलर, यूनिपोलर की बात करें तो ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मिलता है, क्योंकि डेंड्राइट्स होना तो बहुत जरूरी है ना बच्चों, क्योंकि डेंड्राइट्स अगर नहीं होगा तो मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे होगा। सो यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, 1 एक्सॉन ओनली। नाउ और एक सेल बॉडी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, 2 तरह के क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं, नेमली माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड। अब समझते हैं बच्चे लोग कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या है। सो हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन, one is myelinated and another one is non myelinated। एक माइलिनेटेड है और दूसरा नॉन माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करें तो आर इन्वेलप्ड विथ स्वान सेल्स, मतलब ये क्या होगा, इन्वेलप्ड होगा, ढका हुआ होगा, किससे बच्चे लोग, स्वान सेल से। इसमें भी स्वान सेल नहीं मेंशन करा है, कोई बात नहीं। विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, जैसे कि ये एक्सॉन देख रहे हो ना, तो इस एक्सॉन के अराउंड क्या होगा, इस तरह से एक्सॉन के अराउंड क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा स्वान सेल। क्या प्रेजेंट होगा, स्वान सेल प्रेजेंट होगा। सो अगर स्वान सेल प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, नहीं है तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड। So the gap between 2 adjacent myelin sheath are called nodes of Ranvier। यहां पे भी नहीं मेंशन, ये देखो दिया हुआ है, यहां पे देखिए दिया हुआ है, गैप बिटवीन, क्या बोला गया, गैप बिटवीन 2 adjacent myelin sheath, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज myelin sheath, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है बेसिकली दैट गैप, वेट अ मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको क्लियर समझते हैं। थोड़ा सा इसको और क्लियर तरीके से समझते हैं। हाँ देखिए, अब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज माइलिन शीथ, क्या बोला जा रहा है, माइलिन शीथ, और ये कवर्ड होगा किससे बच्चों, याद रखना, स्वान सेल से कवर्ड होगा, किससे, स्वान सेल से कवर्ड होगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो माइलिन शीथ है, इन माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है, कौन सा गैप, हियर दिस गैप,
इस गैप को क्या बोला जाता है? ये जो मैं पिंक कलर से यहाँ पे गैप फिल कर रही हूँ, दैट गैप इज बेसिकली कॉल्ड नोड ऑफ रेन गैप। ठीक है, सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व में आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर मिलेगा। एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल, इन्वेलप्ड बाय, माइलिनेटेड की बात करें, नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विथ स्वान सेल विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड दी एक्सॉन, जैसा कि हमने देखा। और गैप को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ के नोड्स ऑफ रेनगियर। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो कहां मिलता है? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। अनदर पॉइंट, जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है इज इनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ, जो कि माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता है एक्सॉन के अराउंड। ठीक है, एंड इज कॉमनली फाउंड इन कहां? ऑटोनोमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सिर्फ यहीं पे मिलता है। सो दिस इज अबाउट माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स एंड देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। इसका जो मेम्ब्रेन है वो कैसे रहता है? पोलराइज्ड चार्ज स्टेज में रहता है। Do you know why the membrane of neuron is polarized? Let's see. Different type of ion channel are present on the neural membrane. अलग अलग तरह के आयन चैनल जैसे सोडियम, पोटेशियम, पंप, ये सब प्रेजेंट रहता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, these ion channels are selectively permeable to different ions. अलग अलग आयन के लिए selectively permeable कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ बच्चे लोग, selectively permeable, सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब सेल के अंदर या बाहर, सेल के इनसाइड या आउटसाइड, जिस भी आयंस की रिक्वायरमेंट है, एफिनिटी है, सिर्फ उनका मूवमेंट कराना। एफिनिटी आयंस का ही क्या कराता है? ये मूवमेंट कराता है, उनको ही क्या करता है? अलाउ करता है बेसिकली। तो इसे हम बोलते हैं, इस तरह के मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, मतलब जब न्यूरॉन कोई मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता, दैट इज रेस्टिंग फेज, तो द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो उस टाइम पे ज्यादा परमिएबल होता है, किसके लिए? टू पोटेशियम आयन, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए क्या रहता है? इम्परमिएबल रहता है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म एंड कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म, मतलब एक्सोप्लाज्म जो न्यूरॉन के जो सेल बॉडी उसमें जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज एक्सोप्लाज्म। ठीक है, सो द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, इसी कारण से, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, क्योंकि ऑफकोर्स इम्परमिएबल है जो कि उसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, एंड सोडियम का लो कंसेंट्रेशन हो जाएगा बिकॉज इसके लिए तो ये इम्परमिएबल है। ठीक है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन क्या? पोटेशियम लो होगा इस केस में, बाहर में, सो अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म अ कंसेंट। तो इसी कारण क्या हो जाता है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सेल के अंदर किसी का कंसेंट्रेशन ज्यादा, बाहर कम, किसी का कंसेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो बेसिकली इसके कारण एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, विच ट्रांसपोर्ट 3 sodium outward for 2 potassium ion into the cell. As a result, outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface possesses negative charge. मतलब होता क्या है? ये इस तरह से, ये मान लेते सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे इस तरह से पंप लगा हुआ है, तो 3 सोडियम आयन, मतलब अगर देखा जाए तो सोडियम पोटेशियम पंप जो हम देख रहे हैं, विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन आउटवर्ड, मतलब ये सेल वाला पार्ट है, तो इसके बदले में 3 सोडियम आयन ये बाहर भेजता है Na+, और 2 पोटेशियम आयन अंदर आता है, 2 पोटेशियम, और इसके बदले में एक एटीपी क्या होता है? खर्च होता है। एक एटीपी क्या होता है बच्चों? खर्च होता है। इसको याद रखना, थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देते हैं।
इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, चलो इसको इरेज कर देते पूरा, हाँ ऊपर भी कर देते हैं यहाँ पे, समझिए। या देखो ध्यान से बच्चे लोग, होता क्या है, मान लेते हैं ये सेल है, हमने मान लिया ये है सेल और ये सेल है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। देखिए ये बना लिया हमने सेल, ठीक है, ये हमने बना लिया सेल। तो होता क्या है, सेल से बाहर 3 सोडियम, यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये हमने मान लिया ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो मेम्ब्रेन है इस पे है। अब ये क्या करता है, 3 सोडियम आयन बाहर भेजता है, इसके बदले अगर आप देखो तो क्या होता है, द आउटर सरफेस ऑफ 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल, इसके बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर आता है, तो बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो बेसिकली ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, या अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करेगा तो लॉन्ग होगा। बेसिकली इसके एवज में एटीपी खर्च अगर हो रहा है, विच मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सो एक एटीपी खर्च होता है इसमें, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता है। सो एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज, आउटर सरफेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इनर सरफेस की बात करें तो क्या होगा, यहाँ देखिए जो मैं आपको समझा रही थी सेल में, यहाँ पे इस तरह से बना है, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पे देखिए ये सोडियम आयन, इस तरह से क्या हो रहा है, ये अंदर का सेल है, इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहा है इस तरह से। तो जो आउटर सरफेस अगर आप देखो पॉजिटिव हो गया है, और जो अंदर का सरफेस अगर किसी ये सेल है, ठीक है, ये सेल के इनसाइड पार्ट है, ये सेल के आउटसाइड पार्ट है, अगेन ये सेल के इनसाइड पार्ट है और ये सेल के आउटसाइड पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कब कब क्या क्या हो रहा है, तो जो अभी हमने केस पढ़ा उसमें बाहर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा हो जाता है और अंदर के सरफेस पे क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है तो हो गया ये पोलराइज्ड, यस और नो, हो गया क्या, पोलराइज्ड। सो नाउ नेक्स्ट देखिए, अब आगे बात करते हैं इस वाले में भी, देखिए इसके बाद तो जैसा कि मैंने बोला जब क्या होगा, पोटेशियम आयन अंदर जा रहा है, 3 सोडियम बाहर जा रहा है, तो जो अंदर का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड देयरफॉर पोलराइज्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, पॉजिटिव और निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड। So the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. Resting plasma membrane में होगा तो इसे हम बोलते हैं resting potential. You might be curious to know about the mechanism of generation of क्या nerve impulse and its conduction along an axon. कैसे होता है conduction? So when a stimulus is applied at a site, मतलब stimulus मिलता है किसी साइट पे, किसी ऑर्गन पे, किसी टिश्यू पे, सो ऑन दी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है उस पे स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, साइड दी ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन। ए जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्रीली परमिएबल हो जाता है बच्चों सोडियम आयन के लिए। दिस लेड टू अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी ऑफ दैट, मतलब फिर रिवर्स होने लगता है। सो दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव चार्ज एंड इनर सरफेस हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। जो हमने कंडीशन पढ़ा था पहले वो रेस्टिंग का था, जैसे ही इंपल्स मिलता है रिवर्स होने लगता है। नाउ द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स एंड हेंस उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड, यानी जब इंपल्स मिलता है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए is called, जो हमने देखा था, that is action potential which is in the fact termed as nerve impulse. Now at site immediately ahead the axon, example site B की बात करें तो the membrane has a positive charge on the outer surface, क्या था, बाहर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज था एंड निगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस, अंदर के सरफेस पे क्या था बच्चों, निगेटिव चार्ज था इस तरह से। As a result, current flow on the inner surface from site A to site B.
यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए से साइट बी। ऊपर की तरफ साइट ए था, नीचे की तरफ साइट बी था, जो कि हमने इमेज में देखा था। आप लोग एनसीईआरटी खोल कर रखिएगा, उसमें देखिएगा। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइट बी टू साइट ए। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, बी टू ए, टू कंप्लीट क्या, सर्किट ऑफ करंट फ्लो, ताकि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो सके। हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है एट द साइट बी। दस इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। इस तरह से पूरा फ्लो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। So the sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus induced permeability to Na plus is extremely short lived. बहुत ही कम समय के लिए होता है. It is quickly followed by a rise in permeability of क्या, K plus. So within a fraction of second K plus diffuses outside the membrane. कुछ सेकंड्स के अंदर जो है K plus बाहर चला जाता है and restore the resting potential को restore कर लेता है of the membrane at the site of excitation and the fiber become once more responsive to further stimulation. यही जो साइकिल है वो क्या होता है, लगातार चलते रहता है। तो जल्दी से हम देखते हैं कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, क्विकली देख लेते हैं बच्चा पार्टी। सो अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड, आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट होता है और जब तक उस ऑर्गन तक, जिस ऑर्गन को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, पहुंचता नहीं है वहां तक न्यूरॉन, तब तक क्या होता है, ये ट्रांसमिट होते रहता है। सो अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन, जिसको बोला जाता है सिनेप्सिस। किसके थ्रू, सिनेप्सिस के थ्रू। अ सिनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। आगे इमेज है उसमें हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो रहा है, सिनेप्स कहां फॉर्म हो रहा है, बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप। क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स, दो तरह के सिनेप्स होते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स। At electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are in very close proximity. ठीक है, so the electrical current can flow directly कहां से कहां, from one neuron into the other across the synapses. So the transmission of an impulse across electrical synapses is very simple to impulse conduction along a single axon. Impulse transmission across an electrical synapse is always क्या होता है बच्चों, faster than the across a chemical synapse. Electrical synapse are rare in our system. At chemical synapse होता क्या है, यहां देखिएगा। At a chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic cleft synaptic neuron are separated by a fluid filled space and that space is called synaptic cleft. Do you know how the presynaptic neuron transmit an impulse यानी action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? केमिकल्स जिसे बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने पहले ही बताया था, जो सिनेप्टिक नॉब होता है उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो कि क्या कंटेन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, are involved in the transmission of impulses or at these synapses. इनका involvement होता है and the axon terminal contain vesicles, ठीक है, synaptic vesicles, जिसमें filled with these neurotransmitter क्या होता है, भरा हुआ होता है। ये जो देखिए, this is synaptic vesicles, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। When an impulse यानी एक्शन पोटेंशियल अराइव, पहुंचता है इस एक्सॉन के पास, एक्सॉन टर्मिनल के पास, इट स्टिमुलेट, तो ये जो वेसिकल्स है जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर वो स्टिमुलेट हो जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विथ, किसके साथ फ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग, ये देख लीजिए एक बार डायग्राम। यहाँ पे जैसे देखिए, दिस इज एक्सॉन, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज एक्सॉन, ठीक है, और ये एक्सॉन टर्मिनल। जैसे ही यहाँ पे आएगा इंपल्स, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है इनमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे मेंशन है नहीं, इनमें होता है बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल जैसे आते हैं क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट ये आप देख रहे हो प्री सिनेप्टिक
एंड पोस्ट सिनेप्टिक, दिस इज प्री सिनेप्टिक, दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक, और इनके बीच में आपको मिल रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, साइनेप्स, दैट होल इज कॉल्ड साइनेप्स, और ये रिसेप्टर। तो अब हम बात क्या कर रहे थे, एक बार देख ले जल्दी से। इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन, वेयर मतलब मेम्ब्रेन के टुवर्ड ये भेजता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये क्या करता है, मैसेज को, यहां से आया मैसेज, अब देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको, हाँ अब दिखेगा क्लियर, ये मैसेज देखिए, ये मैसेज है, मैसेज आया एक्सॉन टर्मिनल के पास, अब ये चला गया सिनेप्टिक वेसिकल्स में, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो गया, ये आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और इस मेम्ब्रेन से ये रिसेप्टर को दे देता है जो रिसीव करता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विथ, किसके साथ फ्यूज करता है, ध्यान से देखो डायग्राम को, फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर, और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देता है बच्चे लोग, रिलीज कर देता है, रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि हमने इमेज में देखा है, and this binding open ion channel allowing the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स में। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस में मैंने बोला दो चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो लेट्स सी, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी का जो मेन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, जो सोचने समझने की शक्ति है बेसिकली, वो क्या है, वो कहाँ पे, बेसिकली वो कौन सा ऑर्गन है, दैट इज ब्रेन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब पूरी तरह से हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला, कमांड देने वाला, ऑर्डर देने वाला जो सिस्टम है, दैट इज ब्रेन। सो इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, ये क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट यानी वैसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में, उसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जो भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनी हो गए, यही ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हंगर, भूख लगी है, प्यास लगी है, उस सेंटर को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे। सर्काडियन यानी 24 आवर रिदम साइकिल जो हमारे बॉडी का सारे एक्टिविटीज को मेंटेन कर रहा है। इंडोक्राइन सिस्टम जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन केमिकल मैसेंजर है, उनके भी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ह्यूमन के बिहेवियर को भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो जो कि किसके अंदर आ रहा है, सीएनएस के अंदर आ रहा है। नाउ इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंट, इमोशंस एंड थॉट। मतलब ये साइट है आपके देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, इमोशंस, थॉट, सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, इसीलिए जब इतना सारा कुछ ब्रेन कर रहा है तो उसको तो सुरक्षा की जरूरत है ना, जेड प्लस सिक्योरिटी में रहना चाहिए ना बच्चों। सो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज स्कल, जो कि पूरे के पूरे हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। इनसाइड द स्कल ब्रेन जो है वो किससे कवर्ड होता है, क्रेनियल मेनिंजेस से, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, क्या बोला जा रहा है, ड्यूरामीटर, वेरी थिन मिडल लेयर जिसका बोला जा रहा है अरेक्नॉइड, एंड इनर लेयर को बोला जा रहा है विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ ब्रेन टिश्यू, दैट इज पियामीटर। ठीक है। सो द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चे लोग ब्रेन का, यहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपके एनसीईआरटी में ज्यादा क्लियर दिखेगा, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। ये आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दिस एरिया इज कॉर्पस कैलोसम, दिस इज सेरेब्रल एक्विडक्ट, यहाँ पे आपका पॉन्स रीजन मतलब मेडुला का हम लोग सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज सेरेब्रल, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ब्रेन स्टेम, हाइंड ब्रेन, इधर है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारा कुछ एनसीईआरटी वाले इमेज में देखेंगे क्लियर। समझते हैं इन सबके फंक्शंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में।
ध्यान से देखिएगा, ब्रेन में अलग अलग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। फोर ब्रेन का क्या फंक्शंस है? सो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। फोर ब्रेन में क्या क्या आ रहा है? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में क्या क्या आ रहा है बच्चे लोग? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो कौन फॉर्म कर रहा है? सेरेब्रम। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है, एक डीप क्लेफ्ट, विच आर टर्म्ड है, जिसे बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो पार्ट में, लेफ्ट वाले को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनदर वन इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसे बोला जा रहा है बच्चों कॉर्पस कैलोसम। Layer of cells which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as gray matter, ठीक है, due to its grayish appearance. Grayish appearance के कारण से gray matter बोला जाता है. The neuron cell body are concentrated, that is ganglia. ठीक है, सो द ब्रेन का जो न्यूरॉन सेल बॉडी है, सो द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर. The cerebral cortex contain motor areas, sensory areas and a large region that are neither clearly sensory nor motor in functions. These regions called as association areas. इन region को क्या बोला जाता है? Association areas and are responsible for complex function जैसे कि intersensory association, memory and communication. ठीक है, इनके लिए एसोसिएटेड होता है. नाउ फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, पहले ही बताया था मैंने, माइलिन शीथ which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to the layer and hence is called white matter. Now कहां पे थे हम लोग? They give opaque white appearance and to the layer and hence इसी वजह से हम क्या बोलते हैं बच्चों? white matter. The cerebrum wrap around a structure जिसे क्या बोला जाता है? thalamus, which is a major coordinating center for क्या? sensory and motor signaling. thalamus. Another very important part of the brain को बोला जाता है hypothalamus, lies at the base of the thalamus. thalamus के base पे lie करता है. The hypothalamus contain a number of centers which control body temperature, urge for eating, drinking, मतलब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस. इट ऑल्सो कंटेन, गुस्सा भी आता है, अच्छा भी लगता है, जो भी है सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? यानी बेसिकली ऑल सेंटर्स, इमोशनल सेंटर्स, ड्रिंकिंग सेंटर, ईटिंग सेंटर, सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. नाउ ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, इट कंटेन, ये क्या कंटेन करता है? इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हॉर्मोन्स. क्या सिक्रीट करते हैं? हॉर्मोन, जो कि हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करेंगे, कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन. The inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called limbic lobe or limbic system. Along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction. पहले ही मैंने बताया, that is excitement, pleasure, rage, fear and motivation. ये सारे सेंटर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस. तो दिस इज ऑल अबाउट फोर ब्रेन. नेक्स्ट आ जाता है बच्चे लोग मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं. मिड ब्रेन क्या है? सो द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, या बोल सकते हो हाइपोथैलेमस, ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन. So the canal called cerebral aqueduct, इमेज में भी दिखाया था मैंने, passes through midbrain. किसके थ्रू पास करता है? midbrain के थ्रू. The dorsal portion of the midbrain, dorsal मतलब back side of the midbrain, consists of mainly 4 round swellings, lobes called corpora quadrigemina. 4 होते हैं इसलिए quadrigemina बोलते हैं. midbrain and hindbrain form the brain stem. ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? brain stem. अनदर आ जाते हैं बच्चों हाइंड ब्रेन. द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पॉन्स वेरुलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला, आल्सो कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगाटा. क्या बोला जाता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा. हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, यही कंट्रोल करता है ना बेसिकली. सो पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट
interconnect different regions of the brain. Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to the spinal cord. जो medulla होता है brain का वो किससे connected होता है? spinal cord से. And the medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions. ठीक है. इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. लेट्स सी, जल्दी से देख लेते हैं इसको हम. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट which come in contact with the object that are extremely hot, cold pointed or animals that are scary or poisonous. है ना, ऐसा होता है. जब भी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ चले जाए तो आप क्या करते हो? हाथ हटा लेते हो. ठीक, या एनिमल्स आ गया सामने में तो डर जाते हो. सो बेसिकली ये जो चीजें हैं, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स जो आप प्रोड्यूस करते हो टू अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन दैट ऑकर इनवॉलंटरीली, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, बिना कॉन्शियस एफर्ट के ये होता है. और थॉट एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. यानी बिना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यूज के आप तुरंत जो इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते बिना कॉन्शियस एफर्ट के, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. सो द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन जो कि रिसीव करेगा मैसेज को, वन इफरेंट जो कि इफेक्टर और एक्साइटर होगा न्यूरॉन का, अप्रोक्सीमेटली अरेंज इन सीरीज. द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल कहां से? फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन जिसने सेंस करा है, ट्रांसमिट करेगा इंपल्स विया डोर्सल नर्व रूट, किसको? सीएनएस को, एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नॉट ब्रेन. ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा क्योंकि ब्रेन तो कॉन्शियस एफर्ट देता है ना, तो यहां तो विदाउट कॉन्शियस एफर्ट. ठीक है. सो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द इफरेंट न्यूरॉन देन कैरी सिग्नल फ्रॉम सीएनएस से टू इफेक्टर ऑर्गन and the stimulus and response thus from reflex arc are shown below in the knee jerk reflex. जो आपको below diagram दिया गया, यही सारी चीजें समझाएगा. You should carefully study figure 20 to understood या understand the mechanism of knee jerk reflex. ये जो आपको दिया गया, चलो देख लेते हैं. okay, यहाँ पे क्लियर नहीं है इमेज, बट फिर भी कोई बात नहीं. देखिए होता क्या है, स्टिमुलस मिला, ठीक है, चोट लगा. अब ये क्या होता है, स्टिमुलस मिला तो यहां से एफरेंट आर्ट्रियोल इसको क्या करेगा? रिसीव कर लेगा मैसेज को. ठीक है. ये स्टिमुलस मिला, इसने क्या करा? इसको रिसीव करा, और रिसीव करने के बाद ये किसको देगा? सीएनएस को. ये किसको देगा? सीएनएस को. और ये फिर इफेक्टर पाथवे, सीएनएस में भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम होगा. यहाँ देखो स्पिंडल रिसेप्टर. अब ये जो है इसने क्या किया? ऑफ कोर्स मोटर न्यूरॉन को, फिर ये किसको? इस पे जो पाथवे है वो क्लियरली विजिबल नहीं है बच्चों, बट कोई बात नहीं. ये रिस्पॉन्स जो हमने पढ़ा है बेसिकली वही सारा चीजें यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ. होगा क्या? सबसे पहले जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन से कहा जाएगा? सेंसरी ऑर्गन से जाएगा एफरेंट पाथवे. कहा जाएगा? एफरेंट पाथवे. और एफरेंट पाथवे से कहा जाएगा? एफरेंट पाथवे से ये जाएगा स्टूडेंट्स, एफरेंट पाथवे से ये जाएगा किसको? इफरेंट पाथवे, सॉरी सीएनएस को. ठीक है. सीएनएस को जाएगा. सीएनएस में भी कहा? स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन में, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहा जाएगा? इफरेंट में. एंड इफरेंट पाथवे से ये चला जाएगा कहा? ये देखिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है यानी इफेक्टर ऑर्गन को. ठीक है. और यहां जो हेल्प कर रहे हैं लेने में इफरेंट पार्टिकल को, दैट इज मोटर न्यूरॉन. यहां से जो ट्रांसमिट कर रहा है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, जो इफरेंट पाथवे तक लेके जा रहा है. तो इस बीच में हम लिख लेंगे ये कौन लेके जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन. ये कौन लेके जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन. और ये कौन लेके जा रहा है? मोटर न्यूरॉन. मोटर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ मोटर न्यूरॉन. ठीक है. तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है बच्चे लोग, क्लियर? तो यही है आपका नी जर्क रिफ्लेक्स. ठीक. सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग. हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द इन्वायरमेंट?
है ना। हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, कैसे देख पाते हो। सो हाउ डू यू हियर अ साउंड, सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। सेंसरी ऑर्गन जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो डिटेक्ट करते हैं हर तरह के क्या चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल टू दी CNS where all the inputs are processed and analyzed and signals are then sent to different part या center of the brain. This is how you can sense changes in the environment. और इस तरह से आप environment में changes को क्या करते हो, देखते हो। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी आई और ईयर के फंक्शंस के बारे में वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।